तो ये सवाल राजनीति का है, विरासत का नहीं। विरासत की फिक्र किसी को नहीं लगती। उधर इतिहास को लेकर झगड़ा जारी है, लेकिन इतिहास की महीन बुनावट में कौन सी चीजें शामिल रहती हैं ये पता नहीं चलता। इतिहास में एक जगह मिथकों और किस्सों की भी होती है। जैसे एक किस्सा है जो इन दिनों सियासत में छाए एक और मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा है। कहते हैं शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने उससे कहा कि एक कपड़ा, एक अनाज और एक काम मांगो। शाहजहां ने मलमल का कपड़ा मांगा, अनाज में चना मांगा और बच्चों को पढ़ाने का काम मांगा। औरंगजेब ने बाकी दो मांगे मान ली, तीसरी पर कहा, हमारी हुकूमत में बगावत पैदा करना चाहते हो। यानी औरंगजेब और कुछ भी हो, शिक्षा का महत्व जानता था। उसे पता था कि इतिहास की पढ़ाई भविष्य को बना सकती है, बदल सकती है। हमारे यहाँ जो इतिहास की पढ़ाई हुई है उसकी कई विडंबनाएं हैं। खासकर मध्यकाल का इतिहास अजब ढंग से पढ़ाया गया है। वो हिंदू और मुसलमान की लाइन पर पढ़ाया जा रहा है। महाराणा प्रताप हिंदू हैं और अकबर मुसलमान, राणा सांगा हिंदू हैं और बाबर मुसलमान, शिवाजी हिंदू हैं और औरंगजेब मुसलमान। ये अलग अलग जातीय स्मृतियों को आसानी से रास आने वाला इतिहास है। इससे वर्तमान की गोलबंदी भी आसान होती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इतिहास के बहुत सारे और भी संस्करण मिलते हैं, और भी कहानियां मिलती हैं जो बताती हैं कि दो लाइन वाली ये थ्योरी सही नहीं है। धर्म और जाति या किसी भी तरह के कटघरे एक सीमा के बाद चुक जाते हैं। मसलन बाबर ने हिंदुस्तान में पहली लड़ाई राणा सांगा से नहीं, इब्राहिम लोदी से लड़ी, वो भी मुसलमान था। औरंगजेब ने दूसरों को मारने से पहले अपने भाइयों को मारा जो मुसलमान ही थे। इनमें वो दारा शिकोह भी शामिल था, जिसे कल ही आरएसएस के सम्मानित नेता दत्तात्रेय होसबोले ने गंगा जमनी संस्कृति का नुमाइंदा बताया है। अकबर का सबसे भरोसेमंद सेनापति और सहयोगी मान सिंह था, जबकि मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी था। अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे उनमें तानसेन, टोडरमल, बीरबल जैसी मशहूर हस्तियां मुस्लिम नहीं थी। बचपन में एक कहानी स्कूली किताबों में आपने भी पढ़ी होगी। इब्राहिम गारदी और अहमद शाह अब्दाली के बीच संवाद की। अब्दाली उसे इस्लाम का हवाला देता है, इब्राहिम गारदी उसे मजहब का असली मतलब समझाता है। तो इतिहास कई हैं, व्याख्याएं कई हैं, और ये हम पर और आप पर है कि हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, कौन सी व्याख्या पसंद करते हैं। हम सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, भाषा के आधार पर भी झगड़ते हैं। जबकि भाषाएं हमें जोड़ने का काम करती हैं, वो दीवार नहीं पुल बनाती हैं। अगर आप एक कोने से देखेंगे तो राणा सांगा बहुत बड़े दिखेंगे, लेकिन दूसरे कोने से देखेंगे तो राणा सांगा एक इलाके के राजा नजर आएंगे। इसी तरह एक छोर से बाबर आक्रांता दिख सकता है, दूसरे छोर से भारत में ऐसे साम्राज्य का निर्माता जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। दरअसल ये राजपूती और मुगलई मिजाज का साझा खेल है जिसने मध्यकाल को गढ़ा है। इस मध्यकाल की शुरुआत राणा सांगा और बाबर से काफी पहले से होती है। अमीर खुसरो से, जो खिलजी के दरबार में था, लेकिन जिसने खिलजी को पीछे छोड़ दिया। उसने संगीत और साहित्य में जो सूफी परंपरा डाली, उसका असर था कि तुलसीदास ने राम को कम से कम आधा दर्जन बार गरीब नवाज की संज्ञा दी। गरीब नवाज सूफी परंपरा का शब्द है, लेकिन भक्त कवि तुलसीदास अपने राम को इस शब्द से नवाजते हैं। हिंदी के जाने माने विद्वान हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने मध्यकाल के 3 शिखर बताए हैं, 3 टी, तुलसी, तानसेन और ताजमहल। साहित्य, संगीत और स्थापत्य का ये विराट वैभव और किस काल में इतनी खूबसूरती से जनमानस में रचा मिलता है? किस काल में? किसी काल में नहीं। राणा सांगा पर लौटे। वो चित्तौड़ की ही नहीं, भारत की गौरवशाली विरासत का हिस्सा हैं। उनकी पारिवारिकता का भी उनकी व्यक्तित्व निर्माण में अहम हाथ रहा। राणा सांगा के पिता का नाम राणा रायमल था। कहते हैं मेवाड़ को उन्होंने राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि दी। राणा सांगा की मां रानी पद्मिनी थी। ये वो पद्मिनी नहीं है जिनका जिक्र पद्मावत में होता है और जिनको लेकर अलग अलग तरह की कथाएं हैं। राणा सांगा की 3 रानियां थीं, जिनमें रानी कर्णावती ने इतिहास में बड़ी पहचान बनाई। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के बलिदान के बाद रानी कर्णावती ने मेवाड़ का दायित्व संभाला था। उन्हीं के बेटे उदय सिंह थे जिन्होंने उदयपुर बसाया। राणा सांगा के भाई विक्रमजीत सिंह और जयमल सिंह युद्ध के मैदान में उनसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। राणा सांगा की बहन आनंदबाई को मेवाड़ के सांस्कृतिक विकास के लिहाज से अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है। लेकिन फिर वही बात सामने आती है, साम्राज्यों के भीतर गौरव के पर्वत होते हैं तो टकरावों की खाइयां भी।
दुर्भी संधियों की सुरंगों से भी बनता है सिंहासन का रास्ता। मेवाड़ के राजघराने भी ऐसे दौर में कई बार देखे गए। राणा उदय सिंह की कहानी मेवाड़ की लोक कथाओं का अहम हिस्सा है। कहते हैं जब वो बिल्कुल दूधमुहे थे तब रणवीर उन्हें मारने आया था, लेकिन उदय सिंह की देखभाल करने वाली पन्ना धाय ने उनकी जान बचाई। अपने बच्चे को उन्होंने रणवीर की तलवार का निशाना बन जाने दिया। आप चित्तौड़गढ़ जाएं तो वहां पन्ना धाय की भी समाधि मिलेगी। मेवाड़ त्याग की इस मूर्ति का एहसान भूला नहीं है। लेकिन यह कहानी दरअसल बताती है कि मामला हिंदू मुसलमान से ज्यादा सत्ता और सिंहासन का होता है। औरंगजेब भी अपने भाइयों को मारता है, बाबर बाहर से आता है, धीरे धीरे यहां का होता चलता है। हुमायूं को शेर शाह एक बार भारत से खदेड़ देता है। फिर याद कर सकते हैं कि शेर शाह ने मुगलिया शासन को कुछ दिन के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। बेशक हुमायूं लौटा और उसके साथ एक साम्राज्य लौटा है जिसने हिंदुस्तान की साझा तहजीब में काफी कुछ जोड़ा। तो मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, बाबर और राणा सांगा का नहीं है, हमारे आपके भीतर बन रही उन दरारों का है जो हर किसी की एक ही पहचान खोज रही है और उसके आधार पर उसकी देशभक्ति या उसकी गद्दारी तय कर रही है। लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा जख्मी वो इतिहास हो रहा है जिससे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इस इतिहास में मेलजोल की मिसालें भी हैं और टकराव के उदाहरण भी। ये हम और आप पर है कि हम क्या चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। राणा सांगा निस्संदेह एक वीर राजा थे, लेकिन उनका सम्मान उनकी वास्तविक जगह को पहचानने में है। उनको ऐसी तलवार की तरह इस्तेमाल करने में नहीं जिसका मकसद दूसरों को काटना हो। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।